नेक्स्ट सिद्धांत लिखो, हुंड का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत लिखो, हुंड का सिद्धांत। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक उपकक्षा में या उपकोष में, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक उपकक्षा में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक उपकक्षा में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता 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 है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? एक एक भरे जाते हैं। उसके बाद क्या होती है? उनकी पेयरिंग शुरू होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा P, तो बताओ P के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या P के पास कितनी उपकक्षाएं होती हैं? 3 उपकोष होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप लोग कैसे भरोगे? 1 2 3 4 हो गए? पक्का? ये हमारा गलत होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले तीनों उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले सब में एक एक भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करेंगे। फिर इसमें कितना आएगा? ये, तो ये वाला हमारा सही होगा, ये क्या होगा? गलत। ये किसने कहा था? हुंड ने, कि किसी भी उपकक्षा में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद उनका क्या होता है? युग्मन, मतलब पेयरिंग बनना शुरू होती है। जैसे मैंने लिखा D, बताओ D के पास कितनी उपकक्षाएं होती हैं? 5 होती हैं। ठीक है, अब आपको इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरने या 8 भरने हैं। हाँ, तो या तो हम लोग पहले ऐसे भर दें, सही है क्या हमारा? गलत होगा, क्योंकि भैया एक या तो एक तरफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। तो अब हम लोग कैसे भरेंगे इनको? पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम लोग क्या करना शुरू करेंगे? पेयरिंग, 6 7 और ये 8। लिखो, ये किसने कहा था? हुंड ने। तो हाफबाहु ने तो क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की ओर भरे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे विज्ञान पाउली ने क्या कहा कि प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम होता है वो कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। और हुंड ने क्या कहा कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद उनकी क्या होती है? पेयरिंग शुरू होती है।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर डालो, आवर्त सारणी। नेक्स्ट चैप्टर लिखो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। और ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ने, एक तो ये और एक इससे अगले वाला। तुम्हारी आधी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी दोनों चैप्टरों से, ठीक है। अब आवर्त सारणी कहते किसे हैं, यानी कि तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। तो लिखो तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करना ही, तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने तत्वों को बांटना प्रारंभ किया या वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो आए थे डोबेराइनर। डोबेराइनर, और ये कब आए थे, 1829 में आए थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने दिया था त्रिक नियम। और ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया ग्रुप डी और एनटीपीसी में कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, या त्रिक नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डोबेराइनर। अब बात करते हैं कि जब डोबेराइनर ने तत्वों को बांटना प्रारंभ किया उस समय प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते थे। कुल ज्ञात तत्व कितने थे उस समय, प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते थे, 21 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। अब बात करते हैं कि इस नियम को त्रिक नियम क्यों कहा जाता है। तो इसने इन सभी तत्वों को 3-3 के समूह में रखा। मतलब इन 21 तत्वों में से क्या किया, ऐसे तत्वों के जोड़े बनाए जिनके भौतिक और रासायनिक गुण आपस में क्या थे, समान थे। इसी वजह से इस नियम का नाम क्या पड़ गया, त्रिक नियम, ठीक है। अब बात करते हैं इसने किस आधार पर। अब जैसे मैं बात करूं, इसने टोटल 5 ऐसे त्रिक बनाए थे जिसमें से ये एक में तो क्या रहा, पूर्ण रूप से सफल हुआ, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, फेल हो गए। जैसे इसने लिखा, सबसे पहला जो जोड़ा बनाया था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और इसने क्या कहा कि मध्य वाले तत्व का जो भार होता है वो इन दोनों तत्वों के औसत के योग के बराबर पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम का जो भार होता है वो कितना होता है, 7। और हम बात कर चुके हैं कि भार को कहाँ लिखा जाता है, किसी भी तत्व के ऊपर लिखा जाता है। और पोटेशियम का भार कितना होता है, 39। और आप लोग मैथ में औसत कैसे निकालते हो, पढ़े होगा ना तुम लोगों ने मैथ में, संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। तो 7 + 39/2 बराबर कितना, 23। 39 और 7 46, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23। तो सोडियम का जो भार होता है वो इन दोनों तत्वों के औसत के योग के बराबर पाया जाता है। तो इसने क्या कहा कि जो 3-3 के समूह बनाए, कि कहा कि प्रत्येक समूह में मध्य वाले तत्व का जो भार होता है वो अन्य 2 तत्वों के औसत के योग के बराबर पाया जाता है। इसी वजह से नाम पड़ गया इसका त्रिक नियम। लिखो सबसे पहले बांटना किसने प्रारंभ किया था, डोबेराइनर ने। उस समय प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते थे,
21 तत्व पाए जाते थे और इसने क्या कहा, उनके 3-3 के समूह बनाए। ये मत लिखना एग्जाम्पल, यहां तक लिख लो, 3-3 के समूह बनाए जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे। 3-3 के समूह बनाए जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान थे। जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे। अगला पॉइंट, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत के योग के बराबर पाया गया। मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के औसत के योग के बराबर पाया गया। ठीक है, अब लिखो एग्जाम्पल। और ये क्या रहा, ये रहा 100% सफल। इसमें ये डोबेराइनर क्या हो गए, सफल भी हो गया कि भैया मध्य का भार सोडियम के भार के क्या पाया गया, एकदम बराबर पाया गया। कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। अगला एग्जाम्पल कौन सा दिया इसने, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। निकेल, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ये क्या हुए, ये सारे के सारे क्या हो गए, असफल हुए। एक पूर्ण रूप से क्या रहा, सफल। इनके या तो भार क्या पाया गया, मध्य वाले तत्व से ज्यादा पाया गया, या किसमें पाया गया, पॉइंटों में। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो सभी तत्वों को इस आधार पर ये व्यवस्थित नहीं कर पाया, जिसकी वजह से डोबेराइनर क्या हो गए, फेल हो गए। तो लिखो कमी, जिसकी वजह से ये बेचारा क्या हो गया, फेल हो गया। लिखो कमी। सभी तत्वों को इस नियम द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया। सभी तत्वों को इस नियम द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये वैज्ञानिक क्या हो गए, फेल हो गए। दूसरे वैज्ञानिक कौन आए, तो दूसरे वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने कब आए थे ये, 1863 में। और कौन सा नियम दिया था, इन्होंने दिया था अष्टक नियम। लिखो न्यूलैंड, दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने तत्वों को वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। 65 कर लेना।
1865 में आए थे ये, 1865 में। और कौन सा नियम दिया इन्होंने? अष्टक नियम दिया। तो इन वैज्ञानिकों के नियम याद रखना, हम लोगों से नियम पूछता है एग्जामिनर कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा नियम दिया था। जब इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया उस समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे? कुल ज्ञात तत्व, प्रकृति में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी? 56 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। अब हम लोगों से एसएससी में क्या पूछा गया कि भैया पहला तत्व कौन सा था जिसने इसको सबसे पहले रखा, और अंतिम कौन सा था? तो प्रथम तत्व कौन सा था? तो फर्स्ट तो कौन सा था? फर्स्ट तो था हाइड्रोजन। और लास्ट कौन सा था? लास्ट था थोरियम। नाम भी लिख लेना, पहले वाले का हाइड्रोजन और अंतिम वाले का क्या नाम था? थोरियम। तो जब इसने तत्वों का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया उस समय प्रकृति में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी? 56 तत्वों की, जिसमें से पहला तत्व इसने रखा हाइड्रोजन और अंतिम में किसको रखा? थोरियम को। अब बात करते हैं कि इसे अष्टक नियम क्यों कहा गया। इसने सभी तत्वों को ऐसे व्यवस्थित किया कि हर एक तत्व अपने से हर एक आठवां तत्व गुणों में पहले तत्व के साथ क्या रखता है? समानता रखता है। जैसे अपने हिंदी संगीत वर्णमाला में बताओ कितने वर्ण हैं? हिंदी संगीत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हाँ बालिकाओं, कितने होते हैं? हाँ, हम लोग अपने गांव में गीत वगैरह गाते हैं ना, तो बताओ कितने वर्ड होते हैं हिंदी संगीत वर्णमाला में? 8 वर्ड होते हैं। हाँ, कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। जिस तरीके से अंतिम सा और प्रथम सा क्या है? समान है। उसी तरीके से हर एक आठवां तत्व भौतिक और रासायनिक गुणों में पहले तत्व के साथ क्या रखता है? समानता रखता है। इसी वजह से इसे नाम दिया गया अष्टक नियम। तो लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक, इस नियम के अनुसार प्रत्येक आठवें तत्व के, प्रत्येक आठवें तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण पहले तत्व के समान होते हैं। पहले तत्व के समान होते हैं। पहले तत्व के समान होते हैं। जैसे हिंदी संगीत वर्णमाला में, जैसे हिंदी संगीत वर्णमाला में अंतिम सा और प्रथम सा समान पाए जाते हैं। अंतिम सा और प्रथम सा समान पाए जाते हैं। लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखो। बातें नहीं लवीना?
जैसे हिंदी संगीत वर्णमाला में ये दो समान है, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब लिथियम भौतिक और रासायनिक गुणों में किसके समान होता है? सोडियम के साथ। और सोडियम किसके समान होता है? पोटेशियम के साथ। और इसी वजह से हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन कौन सी धातु होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ही एकमात्र ऐसी धातु हैं जिन्हें चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। बाकी अन्य धातुओं को काट सकते हैं क्या चाकू से? नहीं काट सकते। तो इनके तीनों के गुण क्या पाए गए? समान। उसी तरीके से ये इसके साथ समानता दर्शाता और ये इसके साथ। तो इसने इन सभी तत्वों को ऐसे व्यवस्थित किया कि हर एक 8वां तत्व पहले तत्व के साथ भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या दर्शाए? समानता दर्शाए। अब बात कर लेते हैं इसकी कमी, कि इसकी भी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। अगर भैया ये अपने कारनामों में सही होता तो हमें नहीं लगता कि भैया हम लोगों को हेनरी मोजले पढ़ने की कोई आवश्यकता थी, हम लोग यहीं पर सिमट जाते। ठीक है, अब लिखो इसकी कमी क्या रह गई। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉबे राइनर क्यों फेल हुआ, सॉरी न्यूलैंड। देखो कमी, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। देखो यहां पर मैंने कैल्शियम के बाद कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कैल्शियम के बाद ये नियम काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। लिखो इस नियम के यह नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद ये नियम काम नहीं करता। यह नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गए? फेल हो गए। ये नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद के तत्वों को इस नियम के द्वारा ये नहीं समझा पाया, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गए? फेल हो गए। नेक्स्ट, तीसरे वैज्ञानिक लिखो कौन आए? तीसरे आए थे मेंडलीफ। तीसरे वैज्ञानिक लिखो मेंडलीफ। और मेंडलीफ कब आए थे? 1869 में आ गए थे। और इन्होंने कौन सा नियम दिया? तो इन्होंने दिया था आवर्त नियम। कुल ज्ञात तत्व कितने थे? जब इसने तत्वों को बांटना प्रारंभ किया था उस समय प्रकृति में 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। ठीक है, अब इसने सबसे पहले किसको रखा? तो इसने फर्स्ट स्थान पर रखा था वही हाइड्रोजन। और लास्ट अंतिम में किसको रखा? तो अंतिम में रखा था यूरेनियम को। प्रथम कौन सा था? हाइड्रोजन। और अंतिम कौन सा था? यूरेनियम। फिर बात करते हैं सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की थी। इसी वजह से इन्हें आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है? पापा कहा जाता है। तो अगला पॉइंट लिखो, इन्हें आवर्त सारणी का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। ठीक है, अगर ये पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तब हम लोग बात करेंगे हेनरी मोजले की। वो इन्हीं का स्टूडेंट था जिन्होंने आगे इस पर क्या किए थे? काम किए थे और इस नियम को क्या कर दिया? खंडन कर दिया, गलत साबित कर दिया। फिर बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग कितने पाए जाते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त का मतलब जो खड़ी लाइनें थी, आडी लाइनों को बोलते हैं आवर्त और खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? वर्ग। इस तरीके से हमारी आवर्त सारणी पाई जाती है। हम लोग अभी बात करेंगे, इस तरीके से होती है।
कुछ हमारी आवर्त सारणी इस तरीके से बनी हुई है जिसमें ये जो खड़ी लाइनें होती है ना, इनको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको तो बोलते हैं वर्ग। और ये कितने थे, 1 से लेके 9 तक थे। इनकी मूल आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे, 9। वर्ग की संख्या तो कितनी थी, 9 थी। और जो आडी लाइनें थी वो थी 1 से लेके 7, जिनको क्या नाम दिया इसने, जिनको नाम दिया आवर्त। तो इनके आवर्त सारणी में आवर्त तो कितने पाए गए, 7, और वर्ग कितने थे, वर्ग थे 9। ठीक है, मूल आवर्त सारणी में 8 थे, लेकिन शून्य वर्ग को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी, 7, और वर्ग कितने पाए गए थे, 9 वर्गों की खोज की जा चुकी थी। जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें तो क्या नाम दिया गया, वर्ग, और जो आडी लाइनें थी उन्हें क्या नाम दिया गया, आवर्त। ठीक है, और ये किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी। इसने तत्वों को किस आधार पर बांटा था, परमाणु भार के आधार पर बांटा। जैसे जैसे तत्व का भार बढ़ता गया वैसे वैसे ये तत्वों को क्या करता गया, व्यवस्थित करता गया। लिखो मेंडलीफ। और आज के लिए इतना ही, से आगे की बात करेंगे कल।